दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी साहित्य के अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं और आज मुझे लगता है रीतिकाल का द एंड होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हम लोग आधुनिक काल के जो है किताबों रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। अब दोस्तों ये आपका समाप्त होने वाला रीतिकाल काफ़ी दिनों से हम लोग डिस्कस कर रहे थे। रीतिकाल अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में जो आदिकाल था वहाँ के रचनाएं लिमिटेड हैं, कवि लिमिटेड है, लेखक लिमिटेड है, तो बहुत आसान याद करना। भक्ति काल से हमारा लगाव कुछ अलग रहा है, जैसे तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, ठीक है, इन लोगों की रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं तो काफ़ी आसानी लगती है। लेकिन जब आप रीतिकाल के बारे में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है परेशान हो जाते हैं। देखिए यहाँ बहुत सारी रचनाओं का नाम मैंने लिखा है, सवाल आते रहते हैं। सुजान हित किसकी रचना है, इश्क लता किसकी रचना है, प्रीति प्रवास किसकी रचना है, वियोग वेली, कृष्ण कौमुदी, विरह लीला, सुजान सागर, सुदामा चरित, ऐसे तमाम रचनाओं से संबंधित सवाल आते रहते हैं। कुछ यहाँ स्पेशल सवाल भी है, जैसे परीक्षा में सवाल आता है कि बताइए घनानंद किसके दरबारी कवि थे, या आलम किसके राजाश्रित कवि थे, किस राजा के आश्रित, किसके दरबार में रहते थे। हिंदी का उद्दंड कवि किसे कहा जाता है। पूर्व अलंकृत काल के सबसे बड़े आचार्य कौन कहे जाते हैं। उत्तर अलंकृत काल, अलंकृत काल को दो भागों में बांटा गया, पूर्व अलंकृत और उत्तर अलंकृत, तो दोनों के आचार्य के बारे में बताना है। किसे अव्वल नंबर का रसिया कवि कहा जाता है। ऐसे ऐसे सवाल दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये सब सवाल आते कहाँ हैं। अगर आपने कभी भी टीजीटी, पीजीटी, एमवीएस, केवीएस के पेपर को उठा के देखा होगा तो ऐसे ही सवाल बनते हैं। मैं सही कह रहा हूं ना। आप पेपर पहले एनालिसिस कीजिए, मैं तो कर चुका और मैं उसी हिसाब से दोस्तों आपको चीजें पढ़ा रहा हूं, ताकि पेपर का स्तर चाहे जितना ऊंचा हो जाए आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बात और ध्यान देंगे, हमने एक स्पेशल और बैच बना रखा है बीपीएससी टीआरई 4.0 परीक्षा। केवल हिंदी विषय का बैच है। मैं चाहता तो पूरा बैच बनाता, लेकिन मेरी सोच है दोस्तों कि काम उतना ही करो जहां आप परफेक्ट हो सकते हैं। जितना ज्यादा परफेक्ट हो सकते हैं केवल उतना काम करना चाहिए। बहवाई में आके कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। मैं बीपीएससी का बैच बना सकता हूं जब हिंदी का, तो मैं जीएस का बैच भी बना सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी मेरे पास समय कम है, क्योंकि मैंने और भी जो बैच लॉन्च किए हैं पहले उसे पूर्ण करना होगा, फिर वहां से समय निकालकर इसे बनाना होगा, ठीक है। इस वजह से मैंने जीएस का बैच तो नहीं, लेकिन हिंदी का बैच दोस्तों जरूर तैयार किया है। और इस हिंदी के बैच से एक बैच आप ज्वाइन करके हमेशा हमेशा के लिए हिंदी पढ़ने की टेंशन आप खत्म कर सकते हैं, ठीक है। इसी एक बैच से आपका पीआरटी, मिडिल, टीजीटी, पीजीटी, ये चारों एग्जाम आपका कवर हो जाएगा। एक है, साध है, सब सद है। अब किस दिन का इंतजार कर रहे हैं, आइए और ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो आज ध्यान देंगे, आज हमारा 94 नंबर का लेक्चर है दोस्तों। बहुत खुशी हो रही है मुझे बताते हुए कि हम हिंदी साहित्य पढ़ते पढ़ते आज अपने 94 नंबर के लेक्चर को कवर कर रहे हैं। आज का लेक्चर पसंद आएगा तो पीछे का लेक्चर आप जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, पहला सवाल दे रहा है सुजान हित, बहुत पॉपुलर रचना है, क्या इसके बारे में कहा जाए। बहुत फेमस रचना दोस्तों सुजान हित। एक रचना है इश्क लता, एक रचना है प्रीति पावस, एक रचना है वियोग वेली। ये सब किसकी रचना है दोस्तों, तो याद रखिएगा यह रचनाएं हैं घनानंद की। किसकी रचनाएं हैं, यह घनानंद की रचनाएं हैं। यह पहला सवाल। जो घनानंद थे दोस्तों ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, ठीक है। यह निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित, ठीक है, संप्रदाय में दीक्षित थे, ठीक है। यानी शिक्षा दीक्षा जो इनको मिली हुई थी वो निम्बार्क संप्रदाय से मिली हुई थी। ये कहने का तात्पर्य है, तो इसको भी याद रखिएगा। देखिए एक सवाल के साथ एक सवाल मुफ्त में रहता है, ठीक है। लोग कहते हैं केवल 30 सवाल, 30 नहीं है, कभी गिनती करिए। अगला सवाल है कि घनानंद जो थे ये किसके दरबारी कवि थे। आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे, सच बता रहा हूं। आपने अगर इतिहास पढ़ा हो, मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो आपने नाम सुना होगा मोहम्मद शाह रंगीला का। किसका नाम, मोहम्मद शाह रंगीला का नाम सुना होगा, जिसे हम रंगीला बादशाह भी कहते हैं। ये मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी कवि थे। जी हाँ, उत्तर मुगल काल में मोहम्मद शाह रंगीला का नाम मिलता है, और घनानंद जो थे ये मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी कवि थे। कुछ और इनकी रचनाएं हैं दोस्तों, आप याद कर लीजिएंगे। जैसे परीक्षा में आता है कृष्ण कौमुदी। क्या आता है दोस्तों, परीक्षा में पूछता है कि बताइए कृष्ण कौमुदी, संवाद कौमुदी नहीं। आपका दिमाग हमेशा संवाद कौमुदी पे जाता है। संवाद कौमुदी का संबंध किससे है, राजा राम मोहन राय से है। यहां हम कृष्ण कौमुदी की बात कर रहे हैं, तो कृष्ण कौमुदी या विरह लीला या फिर सुजान सागर, सुजान हित भी इन्हीं की रचना है, सुजान सागर भी इन्हीं की रचना है,
सुजान सागर भी इन्हीं की रचना है, विरह लीला भी इन्हीं की रचना है, विरह लीला, ठीक है। नागलीला मत कीजिएगा, नागलीला जो आप पढ़ते हैं नागलीला, ठीक है, नागलीला पढ़ते हैं, गोवर्धन लीला पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं ना, नागलीला और गोवर्धन लीला, ठीक है। यह किसकी रचनाएं हैं? यह सूरदास की रचनाएं हैं, ठीक है। यह जो रचना आप पढ़ते हैं यह सूरदास जी की रचना पढ़ते हैं, तो कहीं लीला से लीला के चक्कर में न पड़ जाइए, ठीक है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, उत्तर गड़बड़ हो सकता है। तो वो ध्यान से इन चीजों को आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए। अगला दे रहा है कि वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि किसे कहा जाता है? जो वियोग श्रृंगार के प्रधान हैं तो घनानंद को ही कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, घनानंद को ही वियोग श्रृंगार का मुक्तक कवि भी कहा जाता है। यह एडिशनल आप याद रखेंगे। आपको पता है सुजान सुजान नाम से इतना रचना क्यों किए हुए? इनके प्रेयसी का नाम था सुजान, ठीक है। इनके प्रेयसी का नाम, प्रेयसी यानी प्रेमिका, ठीक है, इनके प्रेयसी का नाम क्या था दोस्तों? प्रेयसी का नाम सुजान था। अच्छा, तभी लिखे हैं सुजान हित, हाँ, लिखे हैं सुजान लीला, हाँ, इसे सुजान सागर। इसीलिए दोस्तों ये सारी रचनाओं के नाम इन्होंने अपनी प्रेयसी के नाम पे रखा है। अब बच्चे जो जानते नहीं थे आज सुजान नाम जान करके हमेशा हमेशा के लिए उन्हें यह तथ्य याद हो गया। पढ़ने पढ़ाने की ही तो कला है, ठीक है। आगे देखिए, करा सुदामा चरित, बहुत अच्छा सवाल है। सुदामा चरित, श्याम स्नेही और आलम केली, ठीक है, ये किसकी रचना है? ये आलम की रचना का नाम है। आलम केली न दिया होता तो संभवतः आप परेशान हो सकते थे, लेकिन आलम केली देते ही आप जो है जान गए, ठीक है। इसी तरह से एक और रचना दोस्तों, मधवा नल काम कंदला, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा नाम है, मधवा नल काम कंदला, ठीक है। मधवानल काम कंदला दोस्तों यह किसकी रचना का नाम है? यह भी दोस्तों आलम की ही रचना का नाम है। तो सुदामा चरित, श्याम स्नेही और आलम के लिए तो आप जरूर याद रखिएगा। सुदामा चरित जरूर याद रखिएगा, ठीक है। सुदामा चरित अवश्य आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी मधवानल काम कंदला, ठीक है, थोड़ा लंबा चौड़ा नाम है, कोई बात नहीं, याद हो जाएगा। करा आलम जो है यह किसके राजाश्रित कवि थे? किस राजा के दरबार में दोस्तों आलम रहा करते थे? ठीक है, घराना तो मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में थे, आलम किस राजा के दरबार में थे? तो ये सब मुगलों के दरबार में रहते थे, ठीक है। औरंगजेब का एक पुत्र था, 3 पुत्र थे औरंगजेब के, मुअज्जम, आजम, कामबख्श, ठीक है। औरंगजेब के 3 पुत्र थे। औरंगजेब के कितने पुत्र थे? 3, मुअज्जम, आजम और कामबख्श, मुअज्जम, आजम और कामबख्श, ठीक है, कामबख्श, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 3 पुत्र थे। इनमें से किसके? मुअज्जम के राज दरबार में दोस्तों ये रहते थे। मुअज्जम किसके राज दरबार में? मुअज्जम के राज दरबार में रहते थे। कौन? तो याद रखिएगा यहां हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? आलम के बारे में। ये औरंगजेब के पुत्र के राज दरबार में रहते थे, नाम था मुअज्जम, ठीक है, याद हो गया ना। चलिए, करा द्विज देव, ठीक है। वैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि द्विज का अर्थ क्या होता है? द्विज, तो आप दोस्तों पर्यायवाची में देखेंगे द्विज ब्राह्मण को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? द्विज ब्राह्मण को कहा जाता है। द्विज चंद्रमा को भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे। द्विज भौरा को भी कहा जाता है, अनेकार्थक शब्द में आता है, ठीक है। द्विज जो शब्द है यह अनेकार्थी शब्द है। द्विज दोस्तों दांत को भी कहा जाता है, हाँ, ये सब याद रखेंगे। फिलहाल यहां नाम है द्विज देव। द्विज देव की उपाधि किसे दिया गया? आलम न कहिएगा, ठीक है। द्विज देव की उपाधि किसे दिया गया? ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, ये अयोध्या के महाराज थे, अयोध्या के महाराजा, ठीक है। क्या सर रामचंद्र जी? नहीं यार, बात की बात कर रहे हैं। एक राजा बाद में हुए थे यहाँ मानसिंह नाम से, अयोध्या में एक राजा मानसिंह हुए थे दोस्तों। मानसिंह को क्या कहा जाता दोस्तों? द्विज देव कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। अयोध्या के महाराज थे मानसिंह। सर हमने तो कभी इनके बारे में नहीं पढ़ा। अरे नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लीजिए, आप हिंदी साहित्य देख रहे हैं। अच्छा, इनका नाम क्यों ले रहा हूं? ये महाराजा होने के साथ साथ बहुत बड़े लेखक और कवि थे और इनकी बहुत सारी रचनाएं मिली हुई हैं। इस वजह से इनको याद करना हमारी मजबूरी है और आवश्यकता भी है, ठीक है। जिन्होंने हिंदी साहित्य के लिए कार्य किया हो, हम साहित्य का अध्ययन करते समय यदि उस व्यक्ति को न याद रखें तो साहित्य पढ़ने का कोई अर्थ है? तो व्यर्थ हो जाएगा ना, अर्थ छोड़िए, व्यर्थ हो जाएगा।
एक सवाल दे रहा हूं आपको, सिंहासन बत्तीसी और श्रृंगार लतिका, ठीक है, यह किसकी रचना है? लगता है सर यह वही अयोध्या वाले महाराजा मान सिंह की रचना है जिसकी चर्चा आपने किया था। हाँ, मान सिंह की रचना है, लेकिन आपको परीक्षा में मान सिंह नहीं मिलेगा, आपको परीक्षा में द्विजदेव मिलेगा। यहां आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बना के रखनी है कि ये अयोध्या के राजा थे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि अयोध्या के महाराज मान सिंह जो थे, इन्हीं को क्या बुलाया जाता था? मान सिंह, और इन्हीं को द्विजदेव कहा गया। तो द्विजदेव की रचना है श्रृंगार बत्तीसी, सिंहासन बत्तीसी नहीं। सिंहासन बत्तीसी जो आप पढ़ते हैं, आप जरा कमेंट करके बताइएगा कि सिंहासन बत्तीसी किसकी रचना है, ठीक है, सिंहासन बत्तीसी के लेखक कौन है, जरा आप कमेंट करके बताइएगा। कुछ सवाल गृह कार्य आपको न दिया जाए तो ऐसा लगता है जैसे आप नीरस हो गए हैं। अरे भाई, इतनी अच्छी क्लास दे रहा हूं, इतने अच्छे सवाल जवाब, पता नहीं आपको क्या चाहिए, किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? तो आप आइए, जुड़िए, बहुत अच्छी क्लास, सब इससे बेहतर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा है इश्कनामा किसकी रचना है? नाम से ही लगता है कोई रसिया कवि होगा। नाम देखिए, किताब का नाम रख दिया इश्कनामा। हम किसकी बात कर रहे हैं? रसिया, बुद्धि से रसिया है, बोधा नाम है। बोधा को बुद्धि सेन भी कहा जाता है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे बोधा मिलता है, कहीं कहीं पे बुद्धि सेन मिलता है, कहीं कहीं पे बोधा मिलता है, कहीं कहीं पे बुद्धि सेन मिलता है। ये जो इश्कनामा है यह इन्हीं की रचना है, बोधा की, ठीक है। वैसे भी इस करने के लिए बड़ा बुद्धि लगाना पड़ता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। करा बोधा को किसने देश निकाला की सजा दे दिया? बड़ी लंबी कहानी है दोस्तों, ठीक है। बोधा को देश निकाला की सजा एक राजा ने दे दिया था। राजा ने राजकुमारी को सीखने पढ़ने के लिए बोधा के यहां भेजा और बोधा को हो गया मोहब्बत। सिखाते पढ़ाते बोधा को हो गया मोहब्बत। दोनों ने कहा नहीं, हम जान दे देंगे। राजा ने कहा लटका दो इसको फांसी पर, ठीक है, लटका दो फांसी पर। बड़ी लंबी लड़ाई चली, लेकिन अंततः प्रजा की वजह से राजा ने स्वीकार कर लिया। इंटरकास्ट मैरिज, अब भाई ऊंच नीच की बात हो गया ना, ठीक है, लेकिन उस चीज को राजा ने स्वीकार कर लिया, बोधा को क्षमा दे दिया। और मैं किस राजा की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं पन्ना महाराज की, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं पन्ना महाराज की, जिन्होंने बोधा को देश निकाला की सजा दिया था। और इसी दौरान बोधा ने रचना किया, ठीक है, बोधा ने इसी दौरान एक रचना किया, विरह वारिस, ठीक है। कौन सी रचना दोस्तों इनकी? विरह वारिस की रचना किया, ठीक है, अपने विरह में दोस्तों किया था रचना, ठीक है। तो याद रखेगा, पन्ना महाराज ने राजकुमारी को किसके पास भेजा? बोधा के पास भेजा, बोधा के पास भेजा, ठीक है। लेकिन बोधा को हो गया क्या? बोधा को हो गया प्रेम, किससे? राजकुमारी से, ठीक है। और इस तरह से दोनों एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार हो गए, ठीक है। लेकिन काफी जो है जद्दोजहद के बाद बोधा को मुक्ति मिल जाती है, फांसी नहीं मिलता है, ठीक है। बड़ी अच्छी कहानी है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। एक रचना है, परीक्षा में आता है, ठाकुर ठसक, बड़ा अटपटा सा नाम है। और इसके रचनाकार कौन है? वो रचनाकार का नाम ही दोस्तों ठाकुर जी है, बुंदेलखंडी ठाकुर बुलाया जाता है। हालांकि हिंदी साहित्य जब आप पढ़ेंगे तो कई लोगों को ठाकुर कहा गया है, लेकिन यहाँ हम बुंदेलखंडी ठाकुर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ हम बुंदेलखंडी ठाकुर की बात कर रहे हैं, ठीक है। बुंदेलखंडी ठाकुर की रचना का नाम क्या है दोस्तों? ठाकुर ठसक है, ये आप याद रखेंगे। एक दो फैक्ट और याद रखिएगा, बुंदेलखंडी ठाकुर ने जब ठाकुर ठसक निकाला तो दोस्तों इस ठाकुर ठसक का संपादन किया था भगवान लाल दीन ने, ठीक है। तो यहां याद रख सकते हैं आप कि इसके संपादक के रूप में किसने कार्य किया है? भगवान लाल दीन ने, भगवान लाल दीन ने इसके संपादक के रूप में दोस्तों कार्य किया है। इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे देखिए, एक रचना और भी है, ठाकुर शतक। मैं जब ये ठाकुर ठसक जो है इसके बारे में टाइप करा रहा था तो मुझे एक रचना और दिख गई, ठाकुर शतक। हमने कहा तुरंत रख दो, ये ठसक शतक में बच्चा जो है बहक सकता है, ठीक है, बहकना नहीं है। संजोग देखिए, ये अभी बुंदेलखंडी ठाकुर की रचना है, तो बहकने की जरूरत क्या है? क्या बहकने की जरूरत है, ठीक है। तो ठाकुर ठसक, ऐसा नहीं है कि परीक्षा में ठाकुर शतक दे दिया, आपकी कलम रुक गई। अरे हमने तो ठाकुर ठसक पढ़ा था,
ठाकुर शतक कहां से आ गया, आप कंफ्यूजन में जा सकते हैं, इसीलिए दोनों तथ्यों को याद रखेंगे। कह रहा हिंदी का उद्दंड कवि दोस्तों किसे कहा जाता है, बहुत सोच समझ के तब जवाब दीजिएगा। हिंदी का उद्दंड कवि किसे कहते हैं दोस्तों, तो यह किसे कहते हैं, यह कहते हैं बेताल बंदीजन को। ठीक है, बेताल नाम में लगा तो उद्दंड तो होबे करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा बेताल बंदीजन को क्या कहा जाता है, हिंदी का उद्दंड। बेताल जानते हैं ना, विक्रम बेताल की सर एक कहानी सुना था, राजा विक्रमादित्य बेताल, हाँ बेताल जो उनका पीछा नहीं छोड़ता, मार क्वेश्चन पे क्वेश्चन आगे पड़ा, वो बेताल। तो उसी तरह से उद्दंडता कर रहा था, यहां भी उद्दंड आप याद रखेंगे, तो बेताल बंदीजन। ठीक है, और किसके अनुसार दोस्तों, तो इनको यह नाम मिस्र बंधुओं ने दिया। ठीक है, मिस्र बंधुओं के अनुसार। ठीक है, मिस्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का उद्दंड कवि दोस्तों किसे कहा जाता है, बेताल बंदीजन को कहा जाता है। हो सकता है परीक्षा टाइम आप नाम भूल जाएं, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये बेताल वाली बात नहीं भूलेंगे। जब कभी ये नाम आपके सामने आएगा ना, आपको याद आ जाएगा नितिन सर इसी टाइप का कुछ बोले थे, और पेपर में आप आंसर सही कर देंगे। आप पढ़ के देखिए हमारे साथ, चीजें ऑटोमेटिक आपको याद होने लगेंगी, भरोसा कीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसे अव्वल नंबर का रसिया कवि कहा जाता है। बड़ा अच्छा सवाल दे दिया, अव्वल नंबर का। अव्वल नंबर समझते हैं ना, यानी रसिया कवि होने में इनको शीर्ष स्थान मिला हुआ, टॉप पोजीशन पे है। तो किसे कहा जाता है दोस्तों, रसिक ठाकुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, रसिक ठाकुर को क्या कहा जाता है, अव्वल नंबर का रसिया कवि कहा जाता है। ये रीतिकालीन कवि हैं। ठीक है, बहुत फेमस हैं, पॉपुलर हैं, इस वजह से दोस्तों इन्हें ऐसा कहा गया है। पूर्व अलंकृत काल, आपने जानते हैं दोस्तों कि रीतिकाल के संदर्भ में ही इसे पूर्व अलंकृत काल भी कहा गया है। तो इस पूर्व अलंकृत काल के सबसे बड़े आचार्य कौन है, सिर्फ आपको नाम बताना है, बच्चा जानता होगा, चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि को दोस्तों सबसे बड़ा आचार्य कहा जाता है। और ये सबसे बड़ा आचार्य जो है, अच्छा इनकी एक रचना दोस्तों चिंतामणि जी की, आप आगे पढ़ेंगे, रस विलास। ठीक है, चिंतामणि ने एक रचना किया रस विलास, बहुत पॉपुलर रचना है। ठीक है, और रस विलास नाम से दोस्तों दो रचनाएं हैं, ये भी याद करा दूं आपको। एक रस विलास लिखा चिंतामणि जी ने, एक रस विलास लिखा चिंतामणि जी ने, सेम, और एक दूसरी रस विलास रचना दोस्तों उसको लिख दिया देव ने। एक बताया था मैंने आपको, कवि हैं दोस्तों देव। ठीक है, तो देव की भी रचना का नाम क्या है, रस विलास है। थोड़ा इस मामले में आप इन्हें याद रख सकते हैं। ठीक है, तो रस विलास ये सोच समझ के याद रखेंगे। इसी तरह कह रहा उत्तर अलंकृत काल, अलंकृत काल के बाद का पीरियड। अलंकृत काल का शुरुआती समय को पूर्व अलंकृत काल, बाद के समय को उत्तर अलंकृत काल कहा जाता है। ठीक है, उत्तर अलंकृत काल के सबसे बड़े आचार्य, तो पूर्व अलंकृत में चिंतामणि हो गए, और उत्तर अलंकृत में दोस्तों कौन है, तो याद रखेगा भिखारी दास। कौन है, भिखारी दास। ठीक है, भिखारी दास नाम है केवल भिखारी दास, ये बहुत बड़े कवि थे। अब आप समझिए ना, उत्तर अलंकृत काल के सबसे बड़े कवि के रूप में भिखारी दास जी को कहा गया। ठीक है, और भिखारी दास ने एक दो रचनाएं लिखा है। एक रचना लिखिएगा काव्य निर्णय, सुना होगा आपने इसके बारे में, मैंने पढ़ाया भी है इनके बारे में। काव्य निर्णय, रस से संबंधित एक रचना है, रस सारांश। ठीक है, काव्य निर्णय हो गया, रस सारांश हो गया, और निर्णय से एक और याद रखेगा श्रृंगार निर्णय। ठीक है, श्रृंगार निर्णय। ठीक है, श्रृंगार निर्णय सब किसकी रचनाएं हैं, ये भिखारी दास की रचनाओं के नाम हैं, इन्हें भी आप समझ के याद करिएगा। ठीक है, तो सबसे बड़े आचार्य कहे जाते हैं, उत्तर मध्यकाल के आचार्य हैं। करा जरासंध महाकाव्य। ठीक है, जरासंध महाकाव्य, रस रत्नाकर, देखिए रस रत्नाकर भी दो लोगों ने लिखा है, भारती भूषण और नहुस, ये 3-4 रचनाएं हैं। इसके रचनाकार कौन है दोस्तों, पता है आपको, गिरधर दास जी हैं। और मैं केवल इतना ही पहले जानता था कि गिरधर दास का नाम तो पता था मुझे। ठीक है, गिरधर दास, लेकिन आज जब मैं इस क्लास के लिए कंटेंट तैयार कर रहा था तब मुझे पता चला कि गिरधर दास कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी थे। क्या बात कर रहे हैं सर, जिनके नाम पर भारतेंदु युग शुरू हुआ। जी हाँ, बिल्कुल सही, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी थे, ये आप याद रखेंगे, जिनके नाम पर ये भारतेंदु युग पढ़ा, उन्हीं के पिताजी थे गिरधर दास। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, एक्चुअली में जब आप भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको उनका नाम मिलेगा गोपाल चंद्र। क्या मिलेगा, गोपाल चंद्र। ये जो गोपाल चंद्र थे, ये गिरधर दास उपनाम से कविता लिखते थे, लेख लिखते थे। ठीक है, ये कौन सा उपनाम लिखते थे, यूज करते थे दोस्तों, तो यह उपनाम यूज करते थे गिरधर दास का। ठीक है, तो पिता का नाम कभी आप सर्च करेंगे ना, पता चला मैं यहां पढ़ा दिए गिरधर दास, बच्चा तुरंत गूगल, तो गूगल का जमाना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी
अरे गोपाल चंद्र, अरे नितिन सर आपको कुछ आता जाता है नहीं, कुछ भी आके किलसिया में बोल देते हैं। लीजिए, ठीक है, समझिए बात को। गोपाल चंद्र ही पिताजी हैं, लेकिन वो गिरधर दास उपनाम के माध्यम से दोस्तों क्या करते थे, अपने लेख लिखते थे, अपनी कविता लिखते थे। बस इतना आप याद रखेंगे। अच्छा, कनेक्शन ये है, जी हाँ, ये कनेक्शन वाली बात है, इसको समझिएगा। इसी तरह का रहा है देखिए यह सत्य उपाख्यान है। अगर आप ध्यान देंगे तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य धन उपाख्यान, ठीक है, उपाख्यान, सत्य धन उपाख्यान। यही अ जाके यहाँ अ और उ जाके, देखिए सत्य में अ है और इधर उ है और अ उ मिलकर दोस्तों ओ बन जा रहा है, इसलिए सात्योपाख्यान हो गया। ठीक है, सात्योपाख्यान यह किसकी रचना का नाम है, केवल नाम भर बताना है। ठीक है, तो यह रचना दोस्तों ललक दास की, किसकी रचना है, यह रचना है ललक दास की। सात्योपाख्यान किसकी रचना का नाम है, यह ललक दास की रचना का नाम है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया है माधुर्य लहरी। माधुर्य लहरी किसकी रचना है, सबसे मधुर देवता कौन है बताइए, सबसे मधुर देवता कौन दोस्तों, कृष्णदास, कृष्ण जी। तो कृष्ण से याद रखेगा कृष्णदास, जी हाँ दोस्तों, कृष्ण से आप किसे याद रखेंगे, कृष्णदास को याद रखेंगे। माधुर्य लहरी जो है दोस्तों यह किसकी रचना है, यह कृष्णदास की रचना का नाम है, यह आप याद रखेंगे। ठीक है, यह भी निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, किस संप्रदाय से, यह भी निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित थे और ये मिर्जापुर के रहने वाले थे। कहाँ के, मिर्जापुर, कालीन भैया, हाँ ठीक है। तो याद रखिएगा कृष्णदास जी कहां से बिलोंग करते हैं, मिर्जापुर से, यह भी आप याद रखेंगे। पिक्चर वाली मिर्जापुर नहीं, तो आपके याद करने के लिए बोला हूं। आगे देखिए, कह रहा किसने महाभारत की कथा का दोहा चौपाइयों में बद्ध कर दिया। वाह भाई वाह, गजब का काम किया। पूरी महाभारत कथा को इन्होंने दोहा और चौपाई में उठा के बांध दिया। दोहा में दोस्तों आप पढ़ेंगे तो दोहा में 13-11 मात्राओं पर यति पाई जाती है। इतने मात्राओं पर यति का मतलब होता है विराम। ठीक है, इसी वजह से कहा जाता है 13 और 11 कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, तो एक वाले पैरा में 24। और जब चौपाइयों की बात करेंगे तो चौपाई में 16 मात्राएं पाई जाती हैं प्रत्येक पद में। ठीक है, प्रत्येक चरण में कितनी, 16 मात्राएं होती हैं। जरा इसे भी याद रखिएगा, छंद का सवाल है। अब देखिए, करा किसने महाभारत की कथा को दोहा चौपाई में बद्ध कर दिया। ठीक है, तो इनका नाम था सबल सिंह चौहान। ठीक है, सबल सिंह चौहान, जी हाँ दोस्तों, सबल सिंह चौहान ने इसे दोहा चौपाई में बद्ध किया था। दोस्तों कहा जाता है राजा थे, कहां के राजा थे, ये चंदागढ़ के राजा थे। इन्हें क्या माना जाता है, इन्हें चंदागढ़ का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चंदागढ़ का राजा, क्या कहा जाता है, इन्हें चंदागढ़ का राजा कहा जाता है। और कई लोग इन्हें सबलगढ़ का राजा बताते हैं, क्योंकि इनके नाम में भी सबल लगा है। तो कई लोग कहते हैं चंदागढ़ नहीं, इन्हें सबलगढ़ का राजा कहा जाता है। चलो हम कह रहे हैं चंदागढ़ हो सबलगढ़ हो, मिला जुला के राजा हैं, मुद्दा ये जरूरी है, सबलगढ़ के हो चाहे चंदागढ़ के हो, क्या दिक्कत है। नाम में सबल लगा था, सबल सिंह, तो लोगों ने बना दिया कि सबल रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसे आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। इसी एक तरह और सवाल है रामाश्वमेघ। ठीक है, रामाश्वमेघ किसकी रचना दोस्तों, रामचरितमानस सब बहुत पढ़ते हैं, उसको छोड़िए, नई चीजें पढ़िए। रामाश्वमेघ की बात करेंगे, किसकी रचना है, तो एक बहुत अच्छे कवि थे रीतिकाल के, उनका नाम था मधुसूदन दास। क्या नाम था, उनका नाम था मधुसूदन दास। ठीक है, मधुसूदन दास, यह मधुसूदन दास की रचना है रामाश्वमेध। ठीक है, रामाश्वमेध, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, लक्ष्मीबाई रासो। सर हमने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि लक्ष्मीबाई रासो नामक कोई ग्रंथ होगा। हमने रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना, और रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था, कोई मनु बुलाता था, कोई छबीली कहता था, याद है ना। ठीक है, और एक बार और आपने लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा, जब आप आजाद हिंद फौज के अलग अलग जो है ग्रुप्स के बारे में पढ़ते होंगे, जहां नेहरू गांधी के नाम से भी था, सुभाष चंद्र बोस के नाम से भी बटालियन था, और एक लक्ष्मीबाई के नाम से भी था, याद है कि नहीं। ठीक है, महिलाओं का बटालियन था। ठीक है, उसी तरह से यहाँ लक्ष्मीबाई रासो जो है रचना, ये पंडित मदन मोहन मालवीय नहीं, दिमाग का इधर का उधर कर देते हैं, पंडित मदन मोहन द्विवेदी, क्या नाम है, पंडित मदन मोहन द्विवेदी की यह रचना है। ध्यान देंगे, पंडित मदन मोहन
मदन मोहन द्विवेदी, ठीक है, मदन मोहन द्विवेदी की यह रचना है, नाम है लक्ष्मीबाई रासो। नाम क्या है? लक्ष्मीबाई रासो, ठीक है। लेकिन यह रचना रीतिकालीन रचना है, ध्यान दीजिएगा। वैसे जो आप रासो ग्रंथ पढ़ते हैं, जितने भी रासो ग्रंथ और आप पढ़ते हैं, ये सभी रासो ग्रंथ परिचायक हैं आदिकाल के, ठीक है। ये रासो ग्रंथ आदिकाल के परिचायक हैं, लेकिन लक्ष्मीबाई रासो का संबंध रीतिकाल से है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। रासो क्यों रखा गया? जब कहीं वीरता की बात आप करते हैं तो रासो लगाना पड़ता है। कहीं भी अगर खूब वीरता उरता की बात की जाए तो उसे हम रासो ग्रंथ कहते हैं, ठीक है। इस तरह से इसे याद रखेंगे। करा किसने? औरंगजेब की प्रशंसा में, जी हाँ दोस्तों, औरंगजेब की प्रशंसा में जंजीरा बंद नामक दोस्तों एक ग्रंथ की रचना किया। देखिए, औरंगजेब के राज दरबार में रहे होंगे, अब औरंगजेब के खिलाफ बोलेंगे तो फिर तो कोई बचा नहीं सकता, ठीक है। इसी वजह से दोस्तों क्या कहा गया यहाँ पे, इसी वजह से जो है इन्होंने एक रचना कर दिया उनकी प्रशंसा में। किसकी? औरंगजेब की प्रशंसा में कर दिया। नाम क्या दोस्तों? इनका बड़े अच्छे हैं, पंडित जी थे, कालिदास त्रिवेदी जी। कौन है? कालिदास। कालिदास अपने वाले कालिदास नहीं भाई, कालिदास त्रिवेदी की बात कर रहे हैं। जो आप कालिदास पढ़ते हैं ना, वो तो बहुत पहले थे, ठीक है। वो वाले जो आप कालिदास पढ़ते हैं, वो वाले कालिदास दोस्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के यहाँ थे, गुप्त साम्राज्य की बात है, ठीक है। उन जिनके यहाँ नवरत्न रहते थे, अरे वो वाले कालिदास के साथ बहुत लोग रहते थे। कालिदास रहते थे, अमर सिंह रहते थे जिन्होंने शब्दकोश की रचना किया, घटकरपड़ रहते थे, वरामिहिर रहते थे, इन लोगों के साथ कालिदास थे। और अकबर के काल में सूरदास तुलसीदास दोनों थे। लेकिन अब भाई यहाँ औरंगजेब की बात कर रहे हैं। अब औरंगजेब के बाप कौन? शाहजहां। शाहजहां के बाप जहांगीर। जहांगीर के बाप जो है अकबर थे, यानी परदादा के बाप जो थे उनकी बात करेंगे तो अकबर के काल में जो है तुलसीदास सूरदास मिलेंगे। यहाँ कालिदास त्रिवेदी की बात हो रही है। इन्होंने जंजीरा बंद दोस्तों नामक एक ग्रंथ लिखा, और एक ग्रंथ इनका और भी आता दोस्तों, फेमस है, कालिदास हजारा, ठीक है। कालिदास हजारा भी किसकी रचना दोस्तों? कालिदास हजारा भी यह कालिदास त्रिवेदी की ही रचना का नाम है। और जंजीरा बंद ये औरंगजेब के सम्मान में लिखा था इन्होंने, ये भी याद रखेंगे। एक रचना दोस्तों हिम्मत बहादुर बिरुदावली, ठीक है। हिम्मत बहादुर, ये इतना लंबा चौड़ा नाम ही है। हिम्मत बहादुर बिरुदावली, यह किसकी रचना का नाम है? यह पद्माकर की रचना है। किसकी रचना है? सर हमने तो पद्माकर में पद्माभरण पढ़ा था। क्या पढ़ा था? पद्माभरण, पद्माकर की रचना पद्माभरण पढ़ा था। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसी तरह से एक और इनकी रचना है, अच्छा एक अलग रचना याद रखेगा बिरुदावली नाम से। एक रचना है छत्रसाल बिरुदावली, ठीक है। एक रचना है छत्रसाल विरुदावली, ठीक है, विरुदावली, ठीक है। तो अब देखिए यहां भी विरुदावली लगा है। इसी वजह से मैं कहता हूं कि ऐसे सवालों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये वाली रचना जो दोस्तों, इनका नाम है निवाज तिवारी। क्या नाम है दोस्तों? इनका नाम है निवाज तिवारी, ठीक है। और छत्रसाल बिरुदावली जो रचना है इनकी, ठीक है। और ऊपर जो आप पढ़ रहे हिम्मत बहादुर बिरुदावली, यह किसकी रचना है? यह पद्माकर की रचना है। पद्मावत नहीं, पद्माकर। पद्मावत एक ग्रंथ का नाम है, उसको मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में लिखा था, वो दूसरा ग्रंथ है। कुमारपाल रासो, सर अभी तो आपने लक्ष्मीपाल रासो बताया था, तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? और एक पढ़ लीजिए, ठीक है। लक्ष्मीपाल रासो। लक्ष्मीपाल रासो दोस्तों किसने लिखा? पंडित मदन मोहन द्विवेदी। किसने लिखा? पंडित मदन मोहन, मालवी मत बोल दीजिएगा, ठीक है। देखिए हम खुद मालवी लिख रहे हैं, ठीक है। पंडित मदन मोहन द्विवेदी, ठीक है, मदन मोहन द्विवेदी, ये आप याद रखेंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि कुमारपाल रासो एक किसकी रचना का नाम है? जैन साहब ने लिखा है, नाम है ऋषभ जैन। किसने लिखा है? ऋषभ जैन की रचना है। नाम क्या है? कुमारपाल रासो, यह ऋषभ जैन की रचना का नाम है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से एक और भी है राणा रासो, ठीक है। परीक्षा में आ सकता है कि बताइए राणा रासो किसकी रचना है? पढ़ा था आपने कभी राणा रासो? आजकल राणा जी को लेकर के बड़ा वाद विवाद चल रहा है वहां पर, ठीक है। राणा में कई राणा होते हैं, ठीक है। अभी जो राणा को लेकर चल रहा है बवाल, ठीक है, इसमें राणा कुंभा वगैरह के लोग हैं, ठीक है। तो उनके शासन, यहाँ राणा रासो जो रचना दोस्तों, ये दयाल दास ने लिखा है। किसकी रचना है?
रासो किसकी रचना है? यह दयाल दास की रचना है, ये आप याद रखेंगे। बाकी कुमारपाल जो है ये ऋषभ जैन की रचना है, और लक्ष्मीबाई रासो जो है ये किसकी रचना है? लक्ष्मीबाई रासो पंडित मदन मोहन द्विवेदी जी की रचना है। एक और ग्रंथ है दोस्तों भड़ौआ संग्रह, क्या नाम है उसका? नाम ही दोस्तों भड़ौआ संग्रह। ये किसकी रचना है? यह रचना है बेनी बंदीजन की। एक पीछे पढ़ा था बेताल बंदीजन, ठीक है, एक पीछे पढ़ा था आपने, एक पीछे पढ़ा था बेताल बंदीजन, ठीक है, बेताल बंदीजन, जिन्हें हिंदी का उद्दंड कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी का उद्दंड कवि कहा जाता है। ये तथ्य आप याद रखेंगे। और उद्दंड कवि कहा किसने था? तो पीछे मैंने बताया था आपको कि मिस्र बंधुओं ने कहा। किसने कहा था? मिस्र बंधुओं ने कहा था, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और यहाँ आपका उत्तर क्या है? यहाँ उत्तर है बेनी बंदीजन, ठीक है। बेनी बंदीजन की रचना का नाम क्या है? भड़ौआ संग्रह। क्या नाम है? भड़ौआ संग्रह, इसे भी याद रखेंगे। अगला सवाल करा चरण चंद्रिका, ठीक है, एक किताब है दोस्तों चरण चंद्रिका। आपको बताना है कि चरण चंद्रिका जो है ये किसकी रचना के नाम है, ये आप बता दीजिए। चरण चंद्रिका, ठीक है, तो चंद्र से पकड़िएगा रामचंद्र, ठीक है, भगवान रामचंद्र नहीं, ठीक है, दूसरे रामचंद्र हैं, ठीक है। चरण चंद्रिका जो ग्रंथ है ये रामचंद्र की रचना है, इसे आप याद रखेंगे। एक और सवाल आता है दोस्तों चेत चंद्रिका, ठीक है, एक सवाल आता है चेत चंद्रिका, ठीक है, चेत चंद्रिका पूछता है चेत चंद्रिका की रचना दोस्तों किसने किया है? तो इनका नाम है गोकुलनाथ। क्या नाम है? गोकुलनाथ ने चेत चंद्रिका लिखा है, ठीक है। गोकुलनाथ की रचना का नाम क्या है? चेत चंद्रिका। और रामचंद्र की रचना का नाम क्या है? चरण चंद्रिका। मिलता जुलता नाम है, इस वजह से आप इसे थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक। अगला देखिए शिवराज भूषण, कौन नहीं जानता? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये सभी रचनाएं भूषण जी की है। रीतिकाल के बहुत महान कवि हैं भूषण जी, और ये भूषण जी की रचनाओं के नाम हैं, है कि नहीं? तो इसको आप याद रखेंगे। अरे पढ़ा है ना कई बार, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये सब दोस्तों रचनाएं हैं इनकी, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। करा रस विनोद, पीछे बताया तो था आपको मैं कि रस विनोद दोस्तों जो रचनाएं हैं ये किसने लिखा है? रस विनोद। देखिए ये अच्छा रस विनोद, सॉरी ये रस विनोद है ना, रस विनोद भानु मिश्र की रचना का नाम है। रस विनोद जो है दोस्तों, रस विनोद किसने लिखा है? यह रचना है भानु मिश्र की। किसकी रचना है? यह रचना है भानु मिश्र की, रस विनोद, ठीक है। और इसको आप याद रखेंगे, भानु मिश्र इनका नाम ही था, रीतिकालीन कवि हैं, ठीक है। और एक और रस विनोद है, चेक कर लीजिएगा आप, शायद उनका नाम श्रीपति है। क्या नाम दोस्तों? श्रीपति है, इसे आप चेक कर लेंगे, ठीक है, चेक कर लीजिएगा सही है गलत, ठीक है। जो मुझे याद आ रहा है श्रीपति, उन्होंने भी रस विनोद लिखा, हाँ, तो इसको जरा आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा कभी कभी आ जाता है ऐसा सवाल जो मन में आ रहा है, ठीक है। ये वाला तो परफेक्ट है, भानु मिश्रा वाला, श्रीपति वाला चेक कर लीजिएगा। एक रचना दोस्तों किसान सतसई, आपने हमेशा पढ़ा होगा सतसई ग्रंथ के बारे में, ठीक है, बिहारी सतसई पढ़ा होगा, बड़ा लगाव आपका बिहारी सतसई से है, लगाव का कुछ नहीं है, नाम बिहारी है, तो आपको पता है कि इसको बिहारी दास ने लिखा है, बिहारी लाल बिहारी दास ने, बिहारी जी ने लिखा है, ठीक है, तो ये आपको पता है। लेकिन यहाँ किसान सतसई और वीर सतसई की बात कर रहा है, ठीक है। किसान सतसई और वीर सतसई दोनों किसकी रचना है दोस्तों? ये रचना है जगन सिंह सेंगर का। किसका? जगन सिंह सेंगर, ठीक है, जगन सिंह सेंगर की रचना का नाम है किसान सतसई और वीर सतसई, ठीक है, दोनों रचनाएं उन्हीं की है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और एक और वीर सतसई है, एक और वीर सतसई रचना है, उसको सूर्यमल ने लिखा है, ठीक है, एक और वीर सतसई रचना है, उसको किसने लिखा है? उसको सूर्यमल ने लिखा है, सूर्यमल या वियोगी हरि, ठीक है, सूर्यमल या वियोगी हरि भी ने बोला जाता है, ठीक है, वियोगी हरि, तो ये आप याद रखेंगे, इनकी रचना है, ठीक है। तो इस तरह से इसे भी थोड़ा सा आप जो है दिमाग में रखेंगे। फिलहाल किसान सतसई और वीर सतसई ये दोनों मुख्य रूप से किसकी रचना है दोस्तों? जगन सिंह सेंगर की, तो आप याद रखेंगे। इसी तरह से एक रचना है यमक सतसई, जी हाँ, यमक सतसई, अलंकार सतसई और वृंद विनोद सतसई। देखिए फिर से सतसई ग्रंथ आ गए, ये किसने लिखा दोस्तों? तो ये वृंद से आप याद रखेगा वृंदावन दास जी ने। किसने लिखा है? वृंद से याद रखेंगे, वृंदावन दास की रचना का नाम है यमक सतसई, अलंकार सतसई और वृंद सतसई, ठीक है।
वृंद विनोद सत्सई, ठीक है। ये 3 सत्सई ग्रंथ की रचना वृंदावन दास जी ने किया है। यह भी दोस्तों एक रीतिकालीन कवि थे, ये आप याद रखेंगे। तो आज बहुत सारी रचनाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, सीखा, और इसी तरह से आप क्लास में जुड़े रहिए। आज हमारा 94 नंबर का लेक्चर है, आप मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, खुद ही आपको लगेगा कि कितनी बेहतर और कितनी स्पेशल क्लास चलती है। हमने बहुत सारे पेड कोर्स भी बनाया, आप आइए ज्वाइन कीजिए। जिस बच्चे को जीएस पढ़ना है ना, आप हमसे एक बार हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का बैच ज्वाइन करके देखिए। हम छोटे छोटे बैच बना रहे हैं। बच्चा सोचता है अरे भाई 2-4 हज़ार रुपये खर्च कर सकते हो ना कंप्लीट जीएस के लिए, हर एक सब्जेक्ट का मिला के, जिसमें इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान सब हो। इतना खर्च कर 2-4 हज़ार खर्च कर सकते हो ना सर, खाली 2-4 हज़ार एक के लिए, सबके लिए, तो उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं खर्च करना है। मैंने क्या किया, उसी 2-4 हज़ार रुपए को तोड़ करके छोटे छोटे अमाउंट में बांट दिया, और मैंने कहा आप आइए ज्वाइन कीजिए हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का बैच। आप पढ़ के देखिए, जितने कम प्राइस में मैं आपको बैच दे रहा हूं ना, आपके गांव में जो स्कूल होगा ना, या ट्यूशन जो पढ़ाता होगा बंदा, वो भी इससे ज्यादा पैसा चार्ज करता होगा जितने में आपको मैं बैच प्रोवाइड कर रहा हूं। एक बार देखो तो सही, क्वालिटी देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि कितनी बेहतर क्लासेज यहाँ दी जाती हैं, ठीक है। बाकी बीपीएससी वाली क्लास चली रही है, तो आप आइए ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। हिंदी की भी हमारे पास स्पेशल क्लास है, कंप्लीट हिंदी, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।